हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की इस क्लास में हम पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री से, यानी यूनिट नंबर 1 से। जो पेपर हमारा जून 2024 में हुआ था, उस पेपर के अंदर जो मॉर्निंग शिफ्ट है, इस मॉर्निंग शिफ्ट में जो बायोकेमिस्ट्री है उसके क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, और वो भी पार्ट सी के लिए। तो लास्ट क्लास में हमने जून 2024 शिफ्ट 1 और यूनिट नंबर 1 से पार्ट बी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे। तो इस सेम पेपर में पार्ट बी के अंदर आए हैं 4 क्वेश्चन जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। मैं उम्मीद करती हूँ आपने वो क्लास देख ली होगी और उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी समझ लिया होगा। आज की इस क्लास में हम पार्ट सी के 6 क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन आईडी है 71। क्वेश्चन हमें दिया है, गिवन बिलो आर 4 टोपोलॉजी डायग्राम्स करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट प्रोटीन्स, N and C denote the N and C terminal end of the protein chain। तो यहाँ आपको बताया है, टोपोलॉजी दी है आपको डिफरेंट प्रोटीन्स की, और ये जो N और C लिखा है यहाँ, ये जो N और C लिखा है, इसका मतलब है कि N टर्मिनस है, ये N टर्मिनस है, ये C टर्मिनस है। हमें बताना क्या है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्या चीजें सही हैं वो आपको बताना है। तो फर्स्ट में लिखा है ऑल 4 आर ऑफ डिफरेंट फोल्ड, सेकंड में है ऑल 4 आर ऑफ सेम फोल्ड, ए सी डी आर सेम फोल्ड, ए सी आर ऑफ सेम फोल्ड। दरअसल इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो 4 स्ट्रक्चर हमें प्रोटीन की दी है, इनमें से कौन सा सेम है, यानी कौन सा प्रोटीन सेम है, तो ये आपसे पूछा है। और यहाँ पर ये जो फोल्ड वर्ड आया है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको उसका मतलब पता होगा। नहीं अगर पता है तो मैं बता देती हूँ कि प्रोटीन जो होते हैं वो कई सारे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। सबसे पहले जब प्रोटीन बनता है तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, जिसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेकिन हमेशा प्रोटीन इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोटीन इस फॉर्म में काम ही नहीं कर सकता। जिस काम के लिए प्रोटीन बना है वो इस फॉर्म में रह करके अपना काम नहीं कर सकता, इसीलिए ये प्राइमरी से बन जाता है सेकेंडरी। अब सेकेंडरी में कई सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जैसे कि अल्फा हेलिक्स है, बीटा शीट है, बीटा टर्न है, बीटा प्लेटेड है। ये कई सारे स्ट्रक्चर हैं प्रोटीन की जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आती हैं। अगेन यहाँ रहकर भी बहुत कम ऐसे प्रोटीन हैं जो अपना काम कर पाते हैं, तो फिर वो कन्वर्ट होते हैं अपनी 3D स्ट्रक्चर में, जिसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर या फिर 3D स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसमें कई सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि देखो, ये अल्फा हेलिक्स है, फिर यहाँ ये टर्न आ गया है, फिर ये बीटा शीट आ गया है, फिर अगेन ये टर्न आ गया है, फिर बीटा शीट आ गया है। तो ये सब मिलाकर के बनती है 3D स्ट्रक्चर। और बहुत सारे प्रोटीन ऐसे हैं जो इस फॉर्म में आकर के फंक्शनल हो जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पर भी नहीं होते, तो वो कन्वर्ट होते हैं फिर क्वेटरनरी स्ट्रक्चर में। ठीक है, लेकिन मोस्टली देखा जाता है कि प्रोटीन अपनी 3D स्ट्रक्चर में फंक्शनल हो जाते हैं। तो एक तरीके से ये प्रोटीन जो अपनी फोल्डिंग कर रहा है कि प्राइमरी से सेकेंडरी में आ गया है, सेकेंडरी से टर्शरी में आ गया है, इन्हीं को हम फोल्ड बोलते हैं। यानी प्रोटीन फोल्डिंग करता है, फोल्ड्स के कारण प्रोटीन क्या करता है, फोल्डिंग करता है, क्योंकि इसमें फोल्ड आ जाते हैं। अब आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि उनमें से कौन सा सेम फोल्ड है, यानी कि एक तरीके से आप बता सकते हैं कौन सा सेम प्रोटीन है जिसमें सेम फोल्डिंग हुई है। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक तरीका मैं आपको बता देती हूँ। ये जो स्ट्रक्चर आपको दी गई है उसको एक बार आप या तो नंबरिंग की हेल्प से कर सकते हैं या एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ए की बात करती हूँ, तो ए में देखो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है, यहाँ फिर ऐसे है, फिर ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, यानी ये कुछ इस तरीके से है। यहाँ ये है हमारा फर्स्ट। स्टार्ट हम कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि कोई भी प्रोटीन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, एन टर्मिनस से, और एंड होता है उसका सी टर्मिनस। यानी इस प्रोटीन में जो फोल्डिंग है वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुई है, फिर ये ऐसे मूव किया है, फिर यहाँ ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, और इस तरीके से ये एन है और ये सी है। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करती हूँ सी के लिए, तो सी का स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो कुछ ऐसे आएगा।
यस, तो ये स्टार्ट हुआ है यहाँ से ऐसे, इस तरीके से, ऐसे ऐसे और ऐसे, क्योंकि ये N है और यहाँ ये C है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं B को। तो B में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनी है, ये हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। ये अपना A है, ये B है, ये C है। D को देखते हैं एक बार। वेट, इसमें यहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। ओ एक मिनट, हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और यहाँ। ठीक है, और यस, और इसमें हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ और यहाँ और यहाँ। ठीक है जी, तो ये अपना डी डायग्राम हो गया है। अब जरा मुझे एक बार देख के बताओ कि कौन सा तुम्हें लगता है सेम प्रोटीन है, सेम प्रोटीन है। तो अगर मैं इन तीनों में बात करती हूँ तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, आप देख भी सकते हैं ये बिल्कुल डिफरेंट डायग्राम है, तो बी को हम बिल्कुल अलग कर सकते हैं। इसके बाद मैं अगर ए बी सी की बात करती, ए बी और ए सी और डी की बात करती हूँ, तो आपको लगेगा कि ए और डी भी बिल्कुल सेम है। जैसे आप देखो, ऐसे ये स्ट्रक्चर है और ऐसे ही ये स्ट्रक्चर है, लेकिन ए और डी बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट प्रोटीन है, डिफरेंट फोल्ड है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ तो चीज़ें हमने स्टार्ट की हैं इस पॉइंट से, यहाँ से स्टार्ट करके फिर हम यहाँ आए हैं, लेकिन यहाँ हम यहाँ से स्टार्ट करके फिर यहाँ आ रहे हैं। अगर मैं फोल्डिंग की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर प्रोटीन इस तरीके से फोल्ड करके फिर यहाँ आया है, लेकिन यहाँ पर प्रोटीन फोल्ड करके यहाँ से तब यहाँ आया है। तो इस चीज़ में डिफरेंस है। हालांकि आपको स्ट्रक्चर सेम दिखाई दे रही है, लेकिन आपको याद रखना है कि फोल्डिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये एंड टर्मिनस है, तो फोल्डिंग यहाँ से स्टार्ट होते हुए इस तरीके से आई है। यहाँ पर जो फोल्डिंग है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है, मिड से स्टार्ट हुई है और फिर जाकर के एंड पर आई है। तो आप इन दोनों स्ट्रक्चर को सेम नहीं कह सकते। सेम दिख रही है बट सेम है नहीं, फोल्डिंग अलग अलग हुई है। इसमें यहाँ से स्टार्ट हुई है, लेकिन इसमें यहाँ मिड से स्टार्ट हुई है और इसमें एंड से स्टार्ट हुई है। लेकिन अगर आप, तो फिर हम इसको भी अलग कर सकते हैं। अगर आप ए और सी को देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर अलग दिखाई दे रही हैं, लेकिन स्ट्रक्चर सेम है। अब आप एक बात समझो, जैसे ये ए है, ए को अगर आप ऐसे फ्लिप कर देते हैं तो क्या ये सेम स्ट्रक्चर नहीं बन जाएगी? अगर आप ए को ऐसे फ्लिप कर दे रहे हैं तो सेम स्ट्रक्चर है, फोल्डिंग सेम हुई है। यहाँ एन से ही स्टार्ट हुई है, इसमें भी यहाँ एन से ही स्टार्ट हुई है, फिर इस तरीके से गई है और फिर यहाँ आई है। हमने फोल्डिंग चेंज नहीं की है, हमने इसको बस ऐसे फ्लिप कर दिया है। ये सेम स्ट्रक्चर अगर आप ऐसे घुमा देंगे तो ये सेम स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो ए और सी जो है वो सेम फोल्ड हैं, वो सेम प्रोटीन है, फोल्डिंग में चेंज नहीं आया। जैसी फोल्डिंग है ऐसी हो गई है, बस हमने क्या किया, अगर चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं तो हमने ऐसे कर दिया, फ्लिप कर दिया है उसको, बाकी फोल्डिंग सेम है। लेकिन यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर सेम दिखाई दे रही है, लेकिन फोल्डिंग सेम नहीं है। फोल्डिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है, इसमें यहाँ से हुई है, और यहाँ बात करें तो यहाँ बिल्कुल ही अलग फोल्डिंग है, इसमें तो बिल्कुल ऐसे करके आया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ए और सी बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, सेम फोल्ड है, जबकि बी डी इनसे अलग है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि सेम फोल्डिंग कहाँ होगी, इसीलिए देखो आपको ए सी डी का ऑप्शन भी दिया हुआ है, क्योंकि अगर आप ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी देखते हैं तो भी आप पाएंगे कि डी उनके जैसा दिख रहा है, लेकिन डी उनके जैसा है नहीं। तो ये अपना आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। चारों डिफरेंट हैं, गलत है। चारों सेम है, नहीं। ए और सी जो है वो सेम फोल्ड है, बाकी बी और डी सेम फोल्ड नहीं है, या फिर बी और ए नहीं है, बी और सी नहीं है।
केवल AC ऐसे प्रोटीन हैं जो कि सेम फोल्डिंग शो कर रहे हैं और सेम ही फोल्ड है, तो अपना आंसर यहाँ पर 4th हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नहीं अगर आया है, कोई भी डाउट आपको लगता है तो आप कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और इन केस आगे ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करके और बस केवल इस स्ट्रक्चर पर मत जाना, ये देखना कि फोल्डिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये भी आपको चेक करना है, तब जाकर के आप इसका सही आंसर ढूंढ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ID 72 बेहद ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन आपको समझना था कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया है लेकिन पूछा तो कुछ और ही है। जैसे देखो, फॉर द कपल रिएक्शन गिवन बिलो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर इक्वेशन 1 के लिए है 270 और 2 के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 890 दिया है। आपको रिएक्शन दे दी गई है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट प्लस H2O इज इक्वल टू ग्लूकोज और ATP प्लस ग्लूकोज इज इक्वल टू ADP प्लस ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। यानी ये दोनों रिएक्शन कपल्ड रिएक्शन है। कपल्ड किस तरीके से हैं? मानो हमारे पास दो रिएक्शन है, एक का जो डेल्टा G है वो नेगेटिव है, यानी वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, खुद से हो सकती है। लेकिन दूसरी रिएक्शन है जो कि जिसका जो डेल्टा H है, गिब्स फ्री एनर्जी है, वो पॉजिटिव है, यानी कि वो रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक है, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी खुद से नहीं हो सकती। तो हम क्या करते हैं कि जो स्पॉन्टेनियस है और जो नॉन स्पॉन्टेनियस है उन दोनों को कपल कर देते हैं ताकि वो दोनों रिएक्शन हो जाएं। जैसे अगर मैं बात करती हूँ ATP का जो हाइड्रोलिसिस है, अगर आप वो करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है ADP में, और यहाँ पर जो डेल्टा G आता है वो -30 रहता है, डेल्टा G नोट, यानी कि जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है वो -30 किलो जूल के आसपास रहती है। लेकिन अगर आप ग्लूकोज को कन्वर्ट करना चाहते हैं ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, तो यहाँ पर +14 इसका डेल्टा G नोट होता है, यानी ये कैसी है? ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये कैसी है? ये स्पॉन्टेनियस है। अगर आप इन दोनों रिएक्शन को कपल कर देते हैं तो कपल करने के बाद ये रिएक्शन आसानी से हो जाएगी और फिर भी आपके पास जो है -17 डेल्टा G नोट बचेगा। तो इसीलिए रिएक्शंस को कपल किया जाता है ताकि रिएक्शन हो सके। तो ये कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट था। लेकिन देखो आपसे पूछ क्या लिया है? द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP एट 25 डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछा है कि अगर ATP का हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो उसका स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी क्या होता है, और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी लगभग सेम रहता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी का मतलब ही है कि एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर, स्टैंडर्ड प्रेशर पर आप देख रहे हैं कि उसकी जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो कितनी है, वो लगभग फिक्स रहती है। तो अगर आप ATP का हाइड्रोलिसिस करते हैं और उसका स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी देखते हैं तो वो लगभग -30 से 32 किलो जूल पर मोल के बराबर आती है, जैसे हमने यहाँ पर भी देखा था। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन में तुम्हें ये सब चीज़ें दी हैं लेकिन इनका कोई रिलेशन है ही नहीं। ये खुद में एक पूरा क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन ना दी जाए, ये ऊपर वाली इंफॉर्मेशन आपको ना दी जाए, तो इतना भी ये खुद में एक पूरा क्वेश्चन है। और मैं उम्मीद करती हूँ, मैं जितना समझ पा रही हूँ, शायद ये क्वेश्चन पहले आया हुआ भी है। तो इसका कोई रिलेशन नहीं है अपने क्वेश्चन के साथ में। बस आपसे पूछा है कि अगर आप ATP का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसका स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी कितना आएगा, जो कि -30 से -32 किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है, तो आंसर अपना यहाँ 3rd हो जाएगा। इसके लिए मैं एक लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ। मेक श्योर आप इन चीज़ों को भी याद रखें कि जो फोस्फेनॉल पायरुवेट है उसका कितना है, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट का भी है, ATP का। ATP अगर कन्वर्ट हो रहा है सीधा AMP में तो ये -45 है, और अगर ATP का हाइड्रोलिसिस हुआ है ADP में तो ये -30 है। तो ये लिस्ट आप आराम से बिल्कुल अच्छे से याद करेंगे ताकि अगर आगे से ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसको कर सकें। और ये एक सिंपल फॉर्मूला है गिब्स फ्री एनर्जी को निकालने के लिए, जिसमें डेल्टा G नोट यानी कि जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी होती है RT-ln-Q। तो ये एक कपल रिएक्शन अगर आपको दी है और यहाँ अगर इस रिएक्शन के रिगार्ड में पूछता तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ही अलग पूछ लिया गया है। ठीक है जी, तो आंसर अपना यहाँ पर 3rd हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। ये क्वेश्चन भी बेहद आसान था और ये क्वेश्चन एंजाइम से आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। हमारे पास एक प्रोपियोनेट काइनेज एंजाइम है जो कि जिसके 2 सबस्ट्रेट हैं, प्रोपियोनेट एंड एसीटेट, विद Km फॉर प्रोपियोनेट बीइंग्स हाफ दैट ऑफ एसीटेट। यानी कि अगर मैं बात करती हूँ, हमारे पास एंजाइम है प्रोपियोनेट काइनेज एंजाइम है, इसके 2 सबस्ट्रेट हैं, एक है प्रोपियोनेट, दूसरा है एसीटेट।
और जो Km वैल्यू है वो Km वैल्यू इसके लिए हाफ है, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं Km/2 फॉर प्रोपियोनेट। और एसीटेट की बात करें तो इसका Km हाफ नहीं, बस Km के बराबर लिख सकते हैं। अच्छा, Km क्या होता है? Km सबस्ट्रेट की वो कॉन्सेंट्रेशन होती है जिस पर जो वेलोसिटी है वो Vmax की हाफ हो जाती है, ठीक है। यानी हमने एक और, जब हमने पढ़ा था एंजाइम के बारे में, तो हमने एक और कंक्लूजन निकाला था कि जिस भी सबस्ट्रेट का Km ज़्यादा है उसके यूटिलाइज होने की एफिशिएंसी कम हो जाती है। कोई भी, मानो तुम्हारे पास दो ये हैं, एक तरीके से दो सबस्ट्रेट हैं, एक एसीटेट लगा लेते हैं, एक प्रोपियोनेट, तो Km की वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर किसी की Km वैल्यू कम है तो उसकी यूज होने की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होती है। जो कोई ऐसा है जिसकी Km वैल्यू बहुत कम है तो उसकी यूज होने की एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा है तो कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो प्रोपियोनेट है उसका Km/2 है, मतलब उसका जो Km है वो हाफ है, जबकि एसीटेट का जो Km है वो हाफ नहीं है, इसके बराबर, मतलब Km ही है। तो आगे आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन एट वेरी लो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज करेक्ट। तो आपको बताना है कि अगर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो है तो इनमें से कौन सी बात सही होगी, ये हमें बताना है। वेट अ मिनट गाइस, ठीक है। तो आगे लिखा है इसमें, फर्स्ट में है द रेट ऑफ प्रोपियोनेट यूटिलाइजेशन इज हाफ दैट ऑफ एसीटेट, मतलब कि इसमें जो प्रोपियोनेट है उसके यूटिलाइज होने का जो रेट है वो हाफ हो जाएगा एसीटेट के। तो एक बार इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगर मुझे निकालना है V, तो V इज इक्वल टू Vmax और सबस्ट्रेट अपॉन Km प्लस सबस्ट्रेट, ऐसे आ जाता है, ठीक है। यहाँ सबस्ट्रेट बहुत कम है तो इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये वेलोसिटी मैं ले रही हूँ प्रोपियोनेट की, तो प्रोपियोनेट का हमने देखा है कि Vmax अपॉन में Km/2 लिखेंगे क्योंकि इसका Km कितना है, हाफ है। अगर यहीं पर मैं बात करती हूँ एसीटेट की, तो एसीटेट में देखिएगा Vmax अपॉन Km आ जाएगा। तो यहाँ अगर मैं एक तरीके से इस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करूँगी तो ये Vp इज इक्वल टू डबल ऑफ Vmax और यहाँ Va इज इक्वल टू Vmax, यानी जो प्रोपियोनेट है उसका Vmax क्या है, डबल है एज कंपेयर टू एसीटेट का। तो यदि इसका Vmax डबल है यानी कि प्रोपियोनेट का जो यूटिलाइज होने का रेट है वो हाइयर होगा, डबल हो जाएगा एज कंपेयर टू एसीटेट। आप देख सकते हैं डबल हुआ है, यानी प्रोपियोनेट का जो Vmax है वो डबल है एज कंपेयर टू एसीटेट, यानी प्रोपियोनेट को ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, ज़्यादा एफिशिएंसी से इस्तेमाल किया गया है एज कंपेयर टू एसीटेट, ठीक है। तो जैसे ही हमने Km के बारे में पढ़ा तो हमने देख लिया कि प्रोपियोनेट का जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होगा ऑफ कोर्स एसीटेट से, क्योंकि इसकी जो Km है वो हाफ है, और वो कितना ज़्यादा होगा, वो डबल हो जाएगा। तो अपना आंसर यहाँ पर किस में लिखा है, द रेट, ये सेकंड में लिखा है द रेट ऑफ प्रोपियोनेट यूटिलाइजेशन इज डबल दैट ऑफ एसीटेट, मतलब कि जो इसको यूज करने का जो रेट है वो डबल हो जाएगा एज कंपेयर टू एसीटेट। आंसर अपना सेकंड हो जाएगा, ठीक है जी। तो आंसर यहाँ सेकंड है इस क्वेश्चन के लिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ID 74, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट अ क्लासिकल हॉग्स्टीन बेस पेयरिंग। मोस्टली हमने पढ़ा है कि जो A है वो पेयर करता है T से, G पेयर करता है C से, ऑफ कोर्स ऐसे होता है, लेकिन और हमने ये भी पढ़ा है कि इसको हम वॉटसन एंड क्रिक का पेयरिंग बताते हैं। एक और पेयरिंग होती है जिसको हम हॉग्स्टीन बेस पेयरिंग बोलते हैं। हालांकि 90% जो बेस पेयरिंग हम DNA में देखते हैं वो अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक पेयरिंग है, बट सम % ऐसे भी हैं जिसमें हॉग्स्टीन बेस पेयरिंग देखने को मिलती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसी बिहाफ पर आपसे क्वेश्चन भी पूछा है। तो अगर मैं बात करती हूँ बेस के लिए, बेस में अगर मैं बात करूँ, 2 टाइप के बेस होते हैं, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। प्यूरीन है और एक है पायरिमिडीन। तो ये जो प्यूरीन है इसमें डबल रिंग होती है, यानी कि 2 रिंग्स होती हैं, जबकि पायरिमिडीन में सिंगल रिंग होती है। और ये जो 2 रिंग होती हैं उनमें एक तो होती है 6 मेंबर्ड रिंग इस तरीके से, और एक होती है
5 मेंबर्ड रिंग, 1 2 3 4 5, हाँ 5 मेंबर्ड रिंग, ये 6 मेंबर्ड है, ये 5 मेंबर्ड है। यहाँ पर जो 9th नाइट्रोजन होता है ये अटैच्ड होता है शुगर से। इसी बिहाफ पर उनकी कॉन्फ़िगरेशन आती है एंटी और सिन। जैसे आप इस डायग्राम में देखिएगा, ये है अपना शुगर और शुगर में ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर एंड 9th नाइट्रोजन ऑफ प्यूरिन, इनकी बॉन्डिंग होती है जिसमें हम पढ़ते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, उसकी हेल्प से बाइंड होते हैं। तो अगर ये जो 6 मेंबर रिंग है, अगर ये अलग साइड है, मतलब जैसे इधर शुगर है लेकिन जो 6 मेंबर रिंग है वो अगर उधर है तो उसको बोलते हैं एंटी कॉन्फ़िगरेशन, और अगर वो टूवर्ड द शुगर है उसको बोलते हैं सिन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसको बोलेंगे एंटी, इसको बोलेंगे सिन। ज़्यादा स्टेबल कौन है? एंटी वाला ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि जो बल्की ग्रुप है वो यहाँ पर नहीं आकर के दूसरी साइड आ रहा है, तो जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो यहाँ कम होता है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर बात करते हैं सिन की, तो जो बल्की ग्रुप है वो टूवर्ड्स द शुगर है, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा रहता है, जिस वजह से लगातार इनमें तनाव रहता है, मतलब ये स्टेबल नहीं हो पाते हैं, इसीलिए ये जो है कम देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में जो बताया है वो वॉटसन एंड क्रिक ने बताया है, जबकि ये भी होता है, ये बताया है हुगस्टीन बेस पेयरिंग में। इसीलिए कम होता है क्योंकि ये थोड़ा अनस्टेबल है, ये स्टेबल है तो ये पेयरिंग हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। और ये जो एंटी और सिन का केस है ये केवल प्यूरिन में होता है, क्योंकि प्यूरिन के पास ही डबल रिंग होती है, क्योंकि प्यूरिन के पास ही डबल रिंग है, तो केवल ये ही एंटी और सिन कॉन्फ़िगरेशन में हमें मिलते हैं। जो पैरामिडीन है उनमें सिंगल रिंग है, उनमें ये कोई पंगा नहीं है कि वो इधर आएंगे या इधर आएंगे, तो इनमें हमें एंटी और सिन का कोई सीन नहीं है, बस केवल एंटी रहता है, उसको हम एंटी बोल देते हैं, जिस फॉर्म में वो सारे मिलते हैं। लेकिन यहाँ एंटी भी है और सिन भी है, एंटी वाला ज़्यादा है, सिन वाला कम मिलता है। तो अगर ये एंटी है और ये तो एंटी है ही, अगर इस तरीके से बेस पेयरिंग है तो उसको बोलते हैं वॉटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग। लेकिन अगर सिन है, प्यूरिन क्या है, सिन फॉर्म में है और ये तो एंटी में ही रहेगा, इस तरीके से अगर बेस पेयरिंग है तो उसको हम बोलते हैं हुगस्टीन बेस पेयरिंग। ठीक है जी, समझ आ गई ये बात? इसको हम हुगस्टीन बोलेंगे और इसको हम वॉटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग बोलेंगे। तो इसी बिहाफ पर एक क्वेश्चन आया है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये एंटी फॉर्म में है। क्यों है ये एंटी फॉर्म में? क्योंकि इसमें यहाँ शुगर से जुड़ा हुआ है, देखो ये शुगर होगी यहाँ पर, और शुगर से दूसरी साइड आया हुआ है बल्की ग्रुप, तो ये एंटी फॉर्म है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये शुगर वाला पार्ट है, शुगर के जस्ट ऊपर क्या है, बल्की ग्रुप है, तो ये सिन वाली कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। यहाँ अगर आप देखेंगे ये एंटी है, मतलब एंटी एडेनिन है, ये एंटी ग्वानिन है, क्योंकि यहाँ पर शुगर होगी और शुगर के दूसरी साइड में क्या है, बल्की ग्रुप है, यानी कि 6 मेंबर्ड रिंग है, और इसको हम सिन कहेंगे क्योंकि यहाँ पर शुगर है, शुगर के जस्ट ऊपर ही ये बल्की ग्रुप है, तो ये सिन कॉन्फ़िगरेशन है। अगर एंटी एंटी से है तो ये वॉटसन एंड क्रिक है, एंटी एंटी से है तो वॉटसन एंड क्रिक है, सिन और एंटी है तो हुगस्टीन है, सिन और एंटी है तो हुगस्टीन है। ठीक है जी, याद रहेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये शुगर अगर यहाँ है तो ये एंटी कॉन्फ़िगरेशन है, और ये तो एंटी होता ही है, तो ये वॉटसन एंड क्रिक है। अगेन यहाँ शुगर है, ये इसकी दूसरी साइड में है, तो ये भी एंटी है, और ये तो एंटी होता ही है, तो ये भी वॉटसन एंड क्रिक है। यहाँ अगर बात करें तो ये देखो, ये शुगर है, शुगर के जस्ट ऊपर ये जो बल्की ग्रुप है वो आ गया है, तो ये सिन वाली है, और सिन का एंटी के साथ में तो हुगस्टीन बेस पेयरिंग होगी। अगेन यहाँ पर भी हुगस्टीन बेस पेयरिंग होगी। तो आपको इन सभी ऑप्शन में चेक करना है कि सिन कहाँ दिया हुआ है। तो देखो ये एंटी ए एंटी टी, तो ये वॉटसन एंड क्रिक होगा, एंटी जी एंटी सी वॉटसन एंड क्रिक होगा, एंटी जी विद एंटी यू, तो ये क्या हो जाएगा, वॉटसन एंड क्रिक हो जाएगा। और ये है सिन ए एंड एंटी ए, ये हो जाएगा हुगस्टीन बेस पेयरिंग। अच्छा ये तो ठीक है, ए का टी, जी से सी। एक बार फोर्थ ऑप्शन देखो, क्या जी बेस पेयरिंग कर सकता है यू के साथ में? आप मुझे कमेंट करके बताना, क्या जी और यू के बीच में पेयरिंग हो सकती है, हाँ या नहीं, यस और नो? और अगर हो सकती है तो कितने बॉन्ड बनेंगे, डबल या ट्रिपल? ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। बाकी इस क्वेश्चन के लिए अपना आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यस, क्वेश्चन आईडी है 75।
गिवन बिलो आर अ फ्यू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। तो ये क्वेश्चन आया है मेटाबॉलिज्म से, जिसमें ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में क्वेश्चन पूछा है और हमें बताना है इनकरेक्ट, हमें बताना है कि गलत कौन सा है। फर्स्ट में लिखा है इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज वुड डिक्रीज द ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड इंक्रीज द ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस इज व्हाट? ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस। तो देखो, अगर ऑलरेडी ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा है तो हम और ग्लूकोज क्यों बनाएंगे? जब पहले से ही ग्लूकोज ज़्यादा है तो और ग्लूकोज नहीं बनाना है। यानी अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज्ड है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस डिक्रीज हो जाएगा, ये बात सही है। साथ में हम इंक्रीज कर देंगे ग्लाइकोजन सिंथेसिस को, ये बात सही है, क्योंकि अगर ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाती है तो उस ग्लूकोज को फिर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में, तो आप उसको जरूर से देखना अगर आपने नहीं देखा है। तो हमारा ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस डिक्रीज हो जाएगा, जबकि ग्लाइकोजन की जो सिंथेसिस है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमें बताना है गलत। तो यानी हमारे आंसर में ए स्टेटमेंट तो नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हम ए को कट कर सकते हैं, यानी फर्स्ट को, और थर्ड को हम कट कर सकते हैं। आगे देखिए बी में क्या लिखा है, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट इनहिबिट द ग्लाइकोलिसिस। ये बात बिल्कुल गलत है। हमने पढ़ा है कि फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट जो है ग्लाइकोलिसिस में मिलने वाले एक एंजाइम जिसको हम पायरुवेट काइनेज बोलते हैं, जो कि स्टेप नंबर 10 पर होता है, उसके लिए ये एक्ट करता है एज अ पॉजिटिव रेगुलेटर। तो अगर ये ज़्यादा है तो ग्लाइकोलिसिस ज़्यादा होगी, ना कि कम। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, लास्ट में जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट होता है पायरुवेट में तो एक एंजाइम आता है जिसका नाम है पायरुवेट काइनेज, और पायरुवेट काइनेज के लिए फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट एक पॉजिटिव रेगुलेटर है। तो अगर फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट बढ़ेगा तो पायरुवेट काइनेज ज़्यादा काम करेगा। ये अगर ज़्यादा काम करेगा तो ग्लाइकोलिसिस ज़्यादा होगी, इनहिबिट नहीं होगी, हालांकि स्टिमुलेट होगी। लेकिन यहाँ लिखा है इनहिबिट होगी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यानी हमारे आंसर में बी आना चाहिए, और दोनों में बी है भी। सी की बात करते हैं, इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकागन इनहिबिट द ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड स्टिमुलेट द ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। अगर ब्लड में ग्लूकागन बढ़ गया है तो ग्लूकागन करता क्या है बेसिकली, ये देखो, ये कोई भी ब्लड वेसल है और उसमें अगर ग्लूकागन बढ़ गया है तो क्या होगा। देखो, ग्लूकागन कब बढ़ता है? जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाता है, जब ब्लड में ग्लूकागन बढ़ जाता है। ये क्या करता है, ग्लूकागन जाकर के जो ग्लाइकोजन है, हमारे सेल में जो ग्लाइकोजन प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन करवा देता है इनटू द ग्लूकोज। फिर ये ग्लूकोज ब्लड में आती है और ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो फिर से बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो अगर ब्लड में ग्लूकागन का लेवल बढ़ गया है तो ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करवाएगा। ठीक है, तो देखो, इंक्रीज ब्लड ग्लूकागन इनहिबिट द ग्लाइकोजन सिंथेसिस, बिल्कुल सही बात है। अगर ब्लड में ग्लूकागन बढ़ गया है तो वो ग्लाइकोजन को बनाएगा नहीं, बल्कि ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करवाएगा, क्योंकि ब्लड में ग्लूकागन तब बढ़ता है जब ब्लड में ग्लूकोज कम होती है। ब्लड में अगर ग्लूकोज कम है तो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर ग्लूकोज ब्लड में आकर के उसके लेवल को मेंटेन कर देगा। तो ये बात सही है, यानी सी स्टेटमेंट सही है। अगर सी सही है तो ये हमारे आंसर में नहीं आना चाहिए। आंसर अपना आ गया है बी एंड डी। डी को पढ़ लेते हैं, इंक्रीज इन एएमपी लेवल इनहिबिट द ग्लाइकोलिसिस एंड स्टिमुलेट द ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये बात गलत है। अगर एएमपी ज़्यादा है तो ग्लाइकोलिसिस स्टिमुलेट होती है, ना कि इनहिबिट होती है, क्योंकि अगर सेल में एएमपी ज़्यादा है तो उसका इंडिकेशन ये है कि सेल में एनर्जी की कमी हो रही है, एटीपी कम हो रहा है, तो ग्लाइकोलिसिस ज़्यादा होगा, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस से ही आगे जाकर के एटीपी बनती है। तो अगर सेल में एएमपी ज़्यादा है तो ग्लाइकोलिसिस स्टिमुलेट होती है, ना कि इनहिबिट होती है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा।
ठीक है, तो अपना डी, बी और डी विल बी द आंसर, सेकेंड विल बी द आंसर। ठीक है, चलिए जी, आज का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये अभी मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया है, दरअसल मैं नहीं समझ पा रही हूँ उस क्वेश्चन में क्या बताना है हमें, या फिर ये कई सारी स्टेटमेंट है जो मुझे नहीं समझ आ रही हैं। तो इस क्वेश्चन को जैसे मैं समझ लेती हूँ कि ये क्वेश्चन में बेसिकली पूछा क्या है, तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें बस ये क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो पार्ट सी में अपने 6 क्वेश्चन आए थे, 6 में से 5 हमने डिस्कस कर लिए हैं, एक बचा है, वो आपको अलग वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्लासेस अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।